नमस्कार मेरे महारथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आज के जो वीडियो है मैं बता दूं कि सभी तरह के स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए रिलेवेंट होने वाला है। वो चाहे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो या आईटी ऑफिसर हो, लॉ ऑफिसर हो, एचआर ऑफिसर हो, मार्केटिंग ऑफिसर हो, राजभाषा अधिकारी हो, सभी तरह के स्पेशलिस्ट ऑफिसर इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। मैंने इस चीज़ों को इनलिस्ट करके भी रख लिया है कि मैं कोशिश करूंगा कि इस एक वीडियो के अंदर ही मैं आपको हर चीज़ समझा दूं कि सिलेक्शन के बाद और आपके बैंक में ज्वाइनिंग का जो टोटल प्रोसेस है वो एक एक चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। चाहे वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, पोस्टिंग से रिलेटेड हो, या डिफरेंट जो भी अलाउंसेस वगैरह हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाना थोड़ा मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू बिजी शेड्यूल। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर वाले बच्चे हैं वो उनको तो पता ही होगा, बट दूसरे जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर पिन कर दूंगा कमेंट में, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अलग से। उस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उसी ग्रुप में मैं बैंक वाइज ग्रुप्स के लिंक आपको भेजूँगा। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कोई भेज दिया, पंजाब नेशनल बैंक का भेज दिया, इस तरीके से बैंक वाइज ग्रुप बना दूंगा, ताकि जिसका जिस बैंक में सिलेक्शन होगा आप लोग एक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि फर्दर आगे जो भी अपडेट्स वगैरह हो। कई बार होता है ना कि आप कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई अपडेट निकाल देते हैं, तो वो फिर ग्रुप में डाल देंगे तो आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है ना, सिलेक्शन के बाद और ज्वाइनिंग के बीच में, ज्वाइनिंग से पहले कई सिचुएशन ऐसे होते हैं जो पैनिक करते हैं बच्चों को। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दूसरे बैंक में सेलेक्टेड हैं और दूसरे बैंक का आप देख रहे हैं कि उनका डीवी भी हो गया, ट्रेनिंग भी शुरू हो गया, आपका अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में पैनिक हो जाता है बच्चा। तो अगर आप किसी ग्रुप में होते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे से बात करते हैं तो आप अपडेटेड रहते हैं। तो वो ग्रुप के लिंक आपको हमारे एएफओ वाले टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा। आप लोग क्या करिए कि फिलहाल एएफओ वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बाद में भले लीव करना हो तो आप उस ग्रुप को आराम से लीव कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ही भले के लिए है। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल का दिन, 1 अप्रैल का जो दिन आने वाला है वो दिन आपको हो सकता है कि शाम तक या आफ्टरनून तक आपको अपना रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या हो सकता है मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाए, मतलब किसी भी टाइम आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये आईबीपीएस के ऊपर है। 1 अप्रैल को आप सेलेक्ट हो जाएंगे। उसी दिन आपके रिज़ल्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा बैंक एलोकेट किया गया है, ठीक है, मतलब रिजल्ट के दिन ही क्लियर हो जाता है कि आप किस बैंक के लिए वहाँ पर फ़िलहाल नॉमिनेट किए गए हैं। अब ये बस क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हो गया, आपका किस बैंक में नॉमिनेशन हो गया ये भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप जितना खुशियाँ मनाना है आप मनाते रहिए, बिकॉज आप डिज़र्व करते हैं। अब उसके बाद जब इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा तसल्ली ले लेंगे, खुशियाँ मना लेंगे, लोगों को बता देंगे, मिठाई विठाई बांट देंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो सबसे पहले जो भी बैंक वाइज ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लिया है, उस ग्रुप को हमेशा चेक करते रहिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के साथ ही आईबीपीएस आपके सारे डोजियर वगैरह को लेकर और आपके जो बैंक आपके लिए एलोकेट हुआ है उनके पास भेज देता है आपका डोजियर। अब इसके बाद आपका आईबीपीएस से किसी तरह का कोई संबंध नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। अब जो भी प्रोसेस होगा वो बैंक करवाएगा। ये सारा ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बैंक का है कि आपका अब कैसे कैसे ज्वाइनिंग करवाना है। बैंक सबसे पहले आपको इंटीमेट करेगा, लगभग 1 महीने के अंदर इंटीमेशन का जो काम है वो शुरू हो जाता है। कुछ हो सकता है 15 दिन में भी कर दे, कुछ हो सकता है कि 1 महीना का भी टाइम ले ले। अब बैंक आपको कहाँ कहाँ सूचना देगा, सबसे पहले आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि आपको हमारे बैंक के लिए नॉमिनेट किया गया आईबीपीएस के द्वारा, ऐसे ऐसे करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है टेक्स्ट मैसेज में। इसके अलावा एक मेल आएगा, प्रॉपर डिटेल्ड मेल आएगा आपके पास। उस मेल में सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, एक लेटर रहेगा, लेटर के साथ साथ आपका जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और आपके डीवी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स डिज़ायर्ड हैं वो सारा डिटेल आपको वहाँ पर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि एक तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, उसमें ट्रेनिंग के लिए फ़िलहाल जो आपको कॉल किया गया उसका लेटर होगा। इसके अलावा आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन अब होने वाला है उसका परफॉर्मा वगैरह, या आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारा डिटेल उसमें होगा। और आपको डीवी के लिए बताया जाएगा कि अब आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको इस जगह पर आना पड़ेगा।
उसी मेल में आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा, डीवी का वेन्यू क्या होगा, टाइम क्या होगा, डेट क्या होगा, सब आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। अब ये आपको इंश्योर करना है कि उस दिन उस जगह पर आप पहुँच जाएँ। 90% केसेस में जिस भी जोन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसी जोन में, उसी के आसपास के किसी शहर में आपकी पोस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो ये 90% केसेस में यही होता है। 10% केसेस में थोड़ा सा अलग हो सकता है सिचुएशन। मान लीजिए कि किसी ने अपना हेल्थ का इशू डाल दिया, या किसी का कोई भी दूसरा वो हो गया कि स्पाउस का कंडीशन डाल दिया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो कई बार ऐसा होता है कि होम स्टेट कंसीडर कर लिया जाता है या आसपास के जगह में उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। वैसे जनरली जहाँ पर आपको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसी जगह पर जो है, उसी के आसपास में आपकी नियुक्ति, आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो की जाएगी। अब आपके पास मेल आ गया, मेल के साथ साथ जो लेटर है वो आपके घर पे भी पोस्ट किया जाएगा। आपका जो एड्रेस आपने डाला था, उसी एड्रेस पे वो लेटर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। तो 3 तरह से आपको इंटीमेशन दिया जाता है, एसएमएस के थ्रू, मेल के थ्रू, और आपके घर पे भी एक लेटर पहुंचा दिया जाता है। अब जैसे ही ये लेटर आपको रिसीव हो गया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि अब आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो करवा लीजिए। तो मेडिकल बेसिकली डरने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप आर्मी के लिए, पुलिस के लिए यहाँ पर नहीं रिक्रूट होने जा रहे हैं, आप बैंक में ऑफिसर के लिए रिक्रूट हो रहे हैं, तो वो बस आपका जनरल हेल्थ कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए जो आपको लेटर भेजेंगे उसमें वो प्रॉपर बताएंगे कि जैसे कुछ बैंक का कुछ लैब्स के साथ टाई अप होता है, या कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह के लिस्ट होते हैं, या आप वो, या ये बोल देंगे कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लीजिए। प्रॉपर टेस्ट वगैरह का भी नाम, उसका परफॉर्मा वगैरह सब उसमें आपको बता दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं आपके, जैसे नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह कराए जाएंगे, हो सकता है कि आपका डायबिटीज़ वगैरह का भी टेस्ट करवा लिया जाए। एक नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, जितना हेल्दी इंडिविजुअल के लिए जो जो टेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर करवाया जाएगा। नॉर्मल ब्लड टेस्ट होंगे, डायबिटीज़ के टेस्ट होंगे, और आपका ईसीजी वगैरह ये सब चीज़ें हो सकता है बाकी। और इसमें कुछ भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो ठीक ठाक हो जाता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है जो मेडिकल में बाहर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे बच्चे लगभग क्लियर कर लेते हैं उसको। एक बार जब आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट बन गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर इनलिस्ट किए गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अरेंज कर लेना है। वो डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट होंगे जो लेकर आप आईबीपीएस के डीवी करने गए थे अपने इंटरव्यू के दिन। तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको बस आप एक बार ठीक से ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा, वही लेकर आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। लेटर, मेल, टेक्स्ट हो गया, मेडिकल की बात भी हो गई। अब हम लोग करेंगे डीवी की बात। डीवी के लिए जो सिटी बताया गया होगा, उसके लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर मतलब आपका जो आने जाने का जो भी खर्चा है वो सारा बैंक देखेगा। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि ये अपने पैसे, अब उस टाइम तो आपको करना होगा, बट बाकी जो है वो रिम्बर्स हो जाता है। अब डीवी कराने के लिए आप चले गए, वहाँ पर ध्यान रखिए कि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है कि सर कोई दिक्कत तो नहीं होगा, डीवी में आगे निकाल तो नहीं दिया जाता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली क्या है ना कि जब एक बार आप सेलेक्ट हो गए, अब आप बैंक के एम्प्लॉय ही कंसिडर किए जाते हैं, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कई बच्चों के साथ ऐसे कुछ केसेज हो जाते हैं, जैसे किसी का नाम में प्रॉब्लम, फादर्स नेम का इशू, सर्टिफिकेट में कुछ और, आइडेंटिटी कार्ड में कुछ और, किसी का डिग्री के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड इशू। ये सब चीज़ें बैंक बहुत ही प्लेजेंटली हैंडल करता है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। वो जो भी उसका उपाय होगा वो आपको बता देंगे कि आप ये कर दो, ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका डीवी आराम से कंडक्ट करा लिया जाए, ठीक है। अब एक बार जब आपका डीवी कंडक्ट हो गया, ये सब प्रोसेस कब होगा? जो आपका डीवी का प्रोसेस होगा, ये बेसिकली जैसे 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ गया। अब आगे जो इंटीमेशन और लेटर वगैरह आना है, ये विदिन 1 मंथ जनरली कर लिया जाता है। उसके बाद डीवी का एक पर्टिकुलर डेट दे दिया गया, आप वहाँ पर डीवी करवा लिए। अब क्या होता है, अब आगे का जो प्रोसेस है थोड़ा सा बैंक टू बैंक डिफर भी करता है, बट जनरल प्रोसेस क्या होता है कि डीवी के बाद अब आपका ट्रेनिंग होगा। पिछली बार क्या हुआ, कुछ बैंक जैसे यूनियन बैंक ने ट्रेनिंग नहीं कराया, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग करा दी। ट्रेनिंग वगैरह जो है वो उन्होंने बाद में कराया, जो कि जनरली होता नहीं है, पहले कभी हुआ भी नहीं था, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया। तो कुछ बैंक ऐसे कर सकते हैं कि पहले ज्वाइनिंग करा दिया, बाद में ट्रेनिंग कर लिए, बट जनरली क्या होता है कि पहले ट्रेनिंग ही कराई जाती है। तो एक बार डीवी हो जाने के बाद कुछ बैंक आपको छोड़ देते हैं रिलैक्स, कि आप पहले 10-15 दिन आराम से एंजॉय करो, और कुछ बैंक होते हैं कि डायरेक्टली उसी टाइम आपको फिर नोटिफाई कर देंगे कि अब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर ही बोल दे कि आपको यहाँ पर जाना है और आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी। अब ये जो ट्रेनिंग जो होता है वो जनरली बैंक के अपने इंस्टीट्यूट वगैरह में होता है, या जो भी उनका
असाइन इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको डीबी के टाइम दे दिया जाएगा या उसके बाद आपको कम्युनिकेट करके बता दिया जाता है। एक बार ट्रेनिंग शुरू हो गया, वहाँ पर आपका रहने का अरेंजमेंट, आपके खाने का अरेंजमेंट, ये सारा कुछ भी आपको नहीं सोचना है। ये जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है ना, लगभग 21 डेज़ का होता है, किसी किसी केस में 28 डेज़ का भी हो जाता है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 20-25 दिन का जो ये ट्रेनिंग का पीरियड होगा, ये आपका वन ऑफ द बेस्ट पीरियड आपके जॉब में आपको लगेगा। वहाँ पर आपकी इतनी खातिरदारी की जाएगी कि आपने कभी लाइफ में भी इमेजिन नहीं किया होगा कि मैं क्या इतना स्पेशल हूँ। बैंक आपको बहुत स्पेशल फील करवाएगा। एक पैसा आपको कहीं भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रॉपर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कई केसेस में 5 स्टार होटल में स्टे करवाया जाता है। अपने ग्रुप वगैरह में भी देखा होगा, जो पिछले बार के स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं उन्होंने कई फ़ोटोज़ वगैरह भेजे थे, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो अच्छे होटल में आपके रहने का अरेंजमेंट, आपके खाने का अरेंजमेंट, ये सारा चीज़ जो है आपको बैंक देखेगी। प्लस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही आपका जो सैलरी है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं होगा। इनफैक्ट जो आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी वो यूजुअली जो सैलरी आती है उससे कहीं ज़्यादा आएगी। मतलब हो सकता है कि आपको फर्स्ट सैलरी जो हो वो लगभग 1 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन करके फिर आपको दिया जाता है। कई रीइंबर्समेंट वगैरह होते हैं, तो फर्स्ट सैलरी काफ़ी अच्छा खासा भी देखने को मिलता है। सैलरी की बात हम वैसे अभी आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ट्रेनिंग आपका शुरू हो गया। ट्रेनिंग में आपको बेसिक जो बैंकिंग की एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली लाइफ में आप जो करने वाले हैं, कैसे आपको जो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर हैं उस पर कैसे आपको काम करना है, ये सारा चीज़ जो है आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा। कई चीज़ें आपका यहाँ पर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हुआ, कई आगे चल के भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपना चलते रहता है। आपका ट्रेनिंग का पीरियड जो है अब इसके बाद ओवर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर वही बैंक टू बैंक डिफर करता है। कुछ बैंक होते हैं जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। कुछ बैंक होते हैं जो थोड़ा सा बीच में गैप रख सकते हैं, जनरली नहीं रखा जाता है, कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। जिस दिन ट्रेनिंग का लास्ट डे होगा, लास्ट डे को आपको बता दिया जाएगा कि आपका ये रीजनल ऑफिस है, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, इस डेट तक आपको वहाँ पर रिपोर्ट कर लेना है ट्रेनिंग के लास्ट डे पे। अब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, अब आपको वहाँ से जो है उस शहर को छोड़ने की तैयारी करनी है और अपने रीजनल ऑफिस में आगे जाने की तैयारी करनी है। आप रीजनल ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर आपका जो है वो ज्वाइनिंग का सारा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करा के फिर आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी और वहाँ से आप उस बैंक के प्रॉपर एम्प्लॉय बन गए। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, ये तो मैंने बता दिया कि कई बार ऐसा होता है कि ब्रांच आपने ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग बाद में भी होता है, तो ये सब चीज़ें भी है। इसको मतलब ऐसा होता है तो ऐसे सिचुएशन में कुछ भी पैनिक नहीं करना है, इसलिए ग्रुप भी बना रहा हूँ ताकि आप लोग एक दूसरे से डिस्कस भी करते रहेंगे अपने प्रोसेस को। पुलिस वेरिफिकेशन, यस, ब्रांच में ज्वाइनिंग हो गई। इसके बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना, आपका कोई रोल नहीं है, ये बैंक करेगा। बैंक जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद जो बैंक है वो आपके एरिया के जो पुलिस सुपरिटेंडेंट होंगे या पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पर अपना जो भी उनको कम्युनिकेशन करना होगा वो कर लेंगे, पता कर लेंगे। बेसिकली पता किया जाता है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह पेंडिंग तो नहीं है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर पता किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस से आपका कोई लेना देना नहीं, वो सब वो कर लेंगे। अगर आपका कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है, कोई इस तरह का कोई मतलब लिटिगेशन के चक्कर में भी आप नहीं पड़े हुए हैं या कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो इसके लिए आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बॉन्ड भी होता है बैंक में, आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक बॉन्ड भी साइन करना होता है। ये बॉन्ड का क्या अमाउंट रहेगा, क्या पीरियड रहेगा, ये बैंक टू बैंक जो है वो डिफ़र करता है। कुछ बैंक में 3 साल का होता है, कुछ बैंक में 2 साल का बॉन्ड होता है। इसके लिए 2.5 लाख 3 लाख रुपए का अमाउंट रहता है कि अगर आपने इस पीरियड के पहले बैंक को अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो आपको जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट है 2.5 लाख 3 लाख जो भी है वो आपको पे करके उसके बाद ही आप उस बैंक को छोड़ सकते हैं। तो ये बॉन्ड आपको एग्रीमेंट जो है वो आपको साइन करना पड़ेगा, ये रूल है। एक बार जब आपने बैंक ज्वाइन कर लिया उसके बाद क्या होगा कि ज्वाइनिंग के साथ ही बैंक वहाँ पे आपको टेम्परेरी अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करता है। टेम्परेरी अकोमोडेशन हो सकता है कि वहाँ पर कोई होटल वगैरह आपके लिए बुक करके दे दे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कई बैंक के अगर वहाँ पर मान लीजिए कि कोई उनका अपना कोई फैसिलिटी अवेलेबल हो, कोई भी होटल से उनका टाई अप हो या गेस्ट हाउस हो, कुछ ऐसा हो, तो वो आपको बता देंगे कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो 10 दिन 15 दिन आप आराम से उस होटल में रुक कर और आप बैंक जा सकते हैं। वो बैंक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आप नए शहर में जा रहे हैं, अब आपको पता नहीं है कि आपको यहाँ पर कहाँ फ्लैट लेना है, अपना एकोमोडेशन कहाँ देखना है। तो कम से कम 10-15 दिन आप होटल में आराम से रहिए और बैंक आवर के बाद आप थोड़ा सा या वीकेंड पे जाकर थोड़ा देख लीजिए कि कहाँ आपके लिए अच्छा एकोमोडेशन अवेलेबल है। एक बार जब एकोमोडेशन अवेलेबल हो गया
उसके बाद जो है वो आपको चीज़ों को प्रोड्यूस कर देना है। इवन अगर ब्रोकरेज चार्ज वगैरह भी लगता है वो सारा कुछ बैंक देखती है, मतलब आपका एक पैसे का कोई खर्च वहाँ पर नहीं होता है। ब्रोकरेज हो, रेंट वगैरह तो सब बैंक डायरेक्ट ओनर के अकाउंट में हर महीने ट्रांसफ़र कर देगी। ये इसमें भी आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ें कुछ प्रोसेस हैं। बाकी इसी बीच जब आप डीवी कर रहे होते हैं उसी टाइम पे 2 रेफरी का भी डिटेल आपसे लिया जाता है, वो भी आपको देना होता है। रेफरी कहने का मतलब कि आप किसी भी 2 पर्सन का नाम बता सकते हैं, आपका फ्रेंड हो गया या कोई भी जिसको आप जानते हैं, आपका पुराने ऑफिस का कोई बॉस हो गया, कुछ भी कोई कलीग हो, किसी का भी 2 का भी नाम आप दे सकते हैं। कोई आपका रिलेटिव या अपना ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। उनसे भी बैंक कम्युनिकेट करके आपका थोड़ा सा कैरेक्टर वगैरह का जांच पड़ताल करती है। ये सब बस एक फॉर्मेलिटी है, बाकी ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो लेटर मेल वगैरह की बात मैंने कर ली, मेडिकल की बात कर ली, डीवी की बात भी मैंने कर ली, ट्रेनिंग की भी बात हो गई। इसके अलावा जनरल ऑफिस में रिपोर्ट, बॉन्ड की भी बात हो गई, ब्रांच में ज्वाइनिंग की भी बात हो गई, होटल में रुकना, रेंट वगैरह ये सब चीज़ें की बात होगी। अब रह जाता बात, इसके बाद आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। 2 साल के लिए आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, आपका जो पोस्ट का नाम है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। कहीं आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा, कहीं रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा। अगर आप IT ऑफिसर हैं तो आपका भी हो सकता है कि कुछ अलग नाम हो। इस तरीके से मतलब आप बैंक में जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके डेजिग्नेशन का नाम कुछ और हो, ठीक है। तो अभी हम आपको AFO जानते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर जानते हैं, इस तरीके से हो सकता है कि बैंक में जब आप जाएंगे आपका जो हो सकता है क्या होता ही है, आपका जो डेजिग्नेशन है वो चेंज हो जाएगा, नाम कुछ और रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ पर्क्स, बेनिफिट्स, सैलरी अलाउंसेस वगैरह की। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक वीडियो है जो मैंने कुछ महीने पहले, उसमें आपकी सैलरी स्लिप दिखाई थी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। उस वीडियो को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसका भी जो लिंक है मैं यहाँ कमेंट में पिन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस पर जाएंगे तो लेटेस्ट सैलरी आपको पता चल जाएगा। उसमें बहुत डिटेल में एक एक चीज़ मैंने डिस्कस किया है, वो फिर से मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो जो सैलरी अलाउंस वाला वीडियो है वो मैं कमेंट में पिन कर दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अगर बात करें मोटे तौर पे तो एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर को सारे तरह के अलावेंसेस और उनकी सैलरी सब कुछ जोड़ दी जाए तो मिनिमम 75,000 के आसपास आपको हर महीने मिल जाता है। लगभग 62, 63 के आसपास तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। प्लस इसके अलावा जो है 10-12 हज़ार आपको अदर जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो 70 से 75,000 अभी तक मिल रहे थे। लेकिन एक और खुशी की बात है कि अभी 12 बाईपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है, तो इससे जो है सबकी सैलरी जो है वो बढ़ गई है बैंक एम्प्लॉय की। और इसका जो इफेक्टिव डेट है वो 1 नवंबर है। तो जो पुराने एम्प्लॉय जो अभी बैंक में काम कर रहे हैं उनको अभी तक नया सैलरी मिला नहीं है, लेकिन जिस टाइम से भी मिलना शुरू हो जाएगा उनको एरियर भी मिलेगा, यानी पुराना सैलरी भी कैलकुलेट करके उनको मिलेगा। तो नवंबर से ही उनकी सैलरी बढ़ा हुआ उनको जो है वो माना गया है, क्योंकि जो बैंक के एम्प्लॉय का यूनियन है उन्होंने इस पर डिमांड रखा था। उन्होंने LIC के सैलरी से इसको कंपेयर करके वो किया था कि उनका बेसिक पे और हमारे बेसिक पे में इतना अंतर क्यों है, इस चीज़ को माना गया है। और जो 12 बाईपार्टाइट सेटलमेंट है इसके अंतर्गत ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे 11th वाला जो सेटलमेंट हुआ था उसमें सभी जो स्केल 1 ऑफिसर है उनके लगभग 16,000 तक सैलरी बढ़े थे। तो अभी जो 12th वाला है इसमें माना जा रहा है कि लगभग 20,000 तक सैलरी स्केल 1 ऑफिसर के बढ़ सकते हैं। तो ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि जो अभी 70,000, 75,000 जो आपको सारे तरह के फैसिलिटीज़ को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो लगभग 70-75 हज़ार आपको हर महीने मिल रहा है। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूँ, वहाँ सब कुछ बता दिया गया ऑलरेडी, सैलरी स्लिप वगैरह भी है उसमें। तो उसमें और आप 20,000 जोड़ दीजिए तो कहने का मतलब है 90 से 95,000 के आसपास आप सैलरी उठाएंगे एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार जब आपका प्रोबेशन पीरियड वगैरह ओवर हो जाएगा उसके बाद जो भी आपको अपने यूज़ के सामान जो आप अपने फ्लैट में यूज़ करेंगे, फर्नीचर वगैरह हो गया, TV, रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह ये सब चीज़ें, उस चीज़ के लिए भी 1.25 से 1.5 लाख रुपए आपको दिया जाएगा एक बार जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। जब आप उनके परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे तो वो सब भी फैसिलिटी बैंक देखेगी आपका, कि आपके घर में हर तरह का जो होता है कि अब ऑब्वियस सी बात है, आप एक ऑफिसर हैं, स्केल 1 ऑफिसर हैं, तो आपके बैंक में आपके घर में वो सारी फैसिलिटी होना चाहिए कि आप राजा की ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं, ये बैंक ही इंश्योर करता है। कहीं से कोई खर्चा आपका नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आप जिस जगह पे पोस्टेड होंगे हो सकता है कि वो सबअर्बन एरिया हो, कोई बहुत बड़ा सिटी ना हो, आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा खर्च करे तो करे कहाँ जाए, क्या करे इतना हम पैसों का। तो अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगा, अच्छे खासे अलाउंसेस मिलेंगे।
टाइम की भी बात मैंने पिछले बहुत सारे टॉपर्स टॉक में हमने कई टॉपर्स के साथ भी डिस्कस किया हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। शुरू में हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ा सा टफ लगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट हैं, उनका एक्सपेक्टेशन कुछ और होगा जॉब से। अचानक से जब देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया। लेकिन जो बच्चे पहले से प्राइवेट कंपनी वगैरह में जॉब करके जाते हैं ना, वो बहुत अच्छे से सारा चीज़ मैनेज कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हाँ ठीक है, इतना स्ट्रेस तो ऑब्वियस सी बात है यार, बैंक अगर इतना पैसा आपको दे रहा है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपसे रखे जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपको करना है। अब तो वैसे भी 5 डेज़ वर्किंग हो रहा है, तो 5 डेज़ वर्किंग होने के बाद आपको 2 दिन तो पूरा हॉलीडे मिल रहा है, 2 दिन पूरी छुट्टी है। और जो भी काम करना है आपको ऑफिस आवर में ही करना है, ऑफिस आवर के बाद तो कोई काम करना नहीं है। तो ठीक है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हैं, तो बैंक जॉब इतना भी टफ नहीं है। सारे तरह के आपकी फैसिलिटीज़ देखे जा रहे हैं, पैसे इतने दिए जा रहे हैं, राजा की ज़िंदगी आप जी रहे हैं। थोड़ा सा आपको अगर वर्कलोड लग रहा है तो लग रहा है, ठीक है, फ्री में तो कोई आपको इतना पैसा नहीं देगा ना, काम है तभी तो भाई दे रहा है ना। तो इस चीज़ को लेकर कभी भी घबराना नहीं है। हाँ, एक बार जब आप बैंकर बन जाते हैं उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उसको देखते रहिए। आपकी जो भी चॉइसेस हैं, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी कोई एग्ज़ाम देना चाहिए, नाबार्ड देना चाहिए, मुझे एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहिए, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहिए, तो आप टाइम मैनेज कीजिए कि जब आपका एक बार ऑफिस आवर हो जाता है, फिर शाम में कैसे मैं स्टडी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वीकेंड में कितना पढ़ सकती हूँ, ये सब चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली मैनेज हो जाता है। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो आशा करता हूँ कि मैं काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दिया होऊंगा। हर चीज़ काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से होगा, टाइम टू टाइम सारा कम्युनिकेशन आपको कर दिया जाएगा। हम आपकी यही हेल्प करेंगे कि जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनके बैंक वाइज ग्रुप बना दे रहे हैं, जो एएफओ वाली ग्रुप है वहाँ पे उन ग्रुप्स के लिंक भी दे दिए जाएंगे, ताकि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग एक दूसरे से बातचीत करके चीज़ों को आसान कर सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। मैं आशा करता हूँ कि 1 अप्रैल को आप सभी ऑफिसर बनेंगे और खुशी खुशी मुझे मैसेजेस और कॉल करेंगे कि यस सर मेरा सिलेक्शन हो गया, इस बैंक में हो गया। उस टाइम का बेसब्री से मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों की तरह। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में।